जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। कल अपन ने अपना लेक्चर नंबर 116 तक देख लिया था, जिसमें अपन ने तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अणु भार ज्ञात करने की विधियां देखी थी। आज अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 117 स्टार्ट करते हैं। बेटा आज अपन अब इस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। जैसे अपन बात करें H2O2 की आयतन सामर्थ्य हो गई, नाइट्रोजन का आकलन हो गया जिसमें अपन ड्यूमा विधि हुई, जेल्डाल विधि हुई, ये सब की बात करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं H2O2 की आयतन सामर्थ्य। डन बेटा। बेटा आयतन सामर्थ्य को इंग्लिश में वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसलिए मैं इसे बोल सकता हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बार बार अपन को कंप्लीट ना लिखना पड़े, इसलिए इन शॉर्ट अपन VS करके बोलते हैं। समझ में आती है बात बेटा? अब अपन बात करें ये आयतन सामर्थ्य का मतलब क्या होता है। तो बेटा आयतन सामर्थ्य की जब भी बात की जाती है तो इसमें अपन ये बात करते हैं कि जैसे ही हमने H2O2 का विघटन किया, H2O2 की क्रिया करवाई, तब उससे हमें कितने लीटर या कितने ml O2 गैस मिलेगी, और जो O2 गैस मिलेगी उसके आयतन को जो मापा जाएगा बेटा वो NTP पर मापा जाता है। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा पहली बात तो मैं H2O2 की रिएक्शन की बात करूं कि H2O2 का विघटन किस अकॉर्डिंगली होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2H2O2 चेंज इनटू 2H2O प्लस O2। ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी अपन अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिक्रिया हमेशा संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा की बात कर रहे हैं बेटा अपन, परिभाषा लिख रहा हूं मैं। आयतन सामर्थ्य अर्थात H2O2 के 1 ml के विघटन से, विघटन मतलब बेटा इधर टूटने से बात की जा रही है, H2O2 के 1 ml के विघटन से NTP पर प्राप्त O2 का आयतन। समझ में आती है बात बेटा? अब आप बोलोगे सर ये ml पे ही बात की जाएगी क्या? बेटा ये आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपन लीटर में बात कर रहे हैं या ml में बात कर रहे हैं। समझ में आती है बात? तो इसलिए हमने आयतन सामर्थ्य की क्या परिभाषा बोली, H2O2 के 1 ml के विघटन से NTP पर प्राप्त O2 का आयतन किसमें होना चाहिए? ml में। यदि ये ml में है तो वो भी ml में मिलना चाहिए, ये लीटर में है तो वो भी लीटर में मिलना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे। तो बेटा अब अपन इसमें आगे बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने बात की और मैंने आपको लिखा 30 आयतन सामर्थ्य। मैंने क्या बोला बेटा आपको? 30 आयतन सामर्थ्य। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 30 आयतन सामर्थ्य। इसका मतलब आप क्या समझोगे बेटा? अर्थात 1 लीटर H2O2 के विघटन से NTP पर प्राप्त O2 का 30 लीटर आयतन। समझ में आ रही है क्या बात? ये तो बेटा मैंने लीटर में बात की, यहीं पे मैं यदि ml में बात करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं या 1 ml H2O2 के विघटन से NTP पर प्राप्त O2 का 30 ml आयतन। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो बेटा चाहे अपन लीटर में बात करें चाहे ml में बात करें, दोनों में हम इसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बेटा आयतन सामर्थ्य अर्थात H2O2 के 1 ml या 1 लीटर से NTP पर O2 का कितना आयतन प्राप्त हो रहा है उसे हमने क्या बोला है? H2O2 की आयतन सामर्थ्य। बोले समझ में आती है बात बेटा? चलो आगे। ये एक एग्जांपल लिया है, इसकी जगह 30 आयतन की जगह 10 आयतन सामर्थ्य भी हो सकता है, 20 आयतन सामर्थ्य भी हो सकता है। डन बेटा? अब अपन बेटा इसमें आगे चलते हैं और मैं आपको इसके एक दो
फॉर्मूलाज बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे काम में आएंगे, उनको देख लेते हैं बेटा कैसे सॉल्व हो रहे हैं। बेटा ये टॉपिक में कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, वो आपको याद रहने चाहिए। यदि बेटा वो याद रहेंगे तो अपना इजीली काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा। इसमें जिन फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं उनके लिए बात करते हैं अपन कि क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला आयतन सामर्थ्य, शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, VS इज इक्वल टू 56/17 इंटू प्रतिशत सामर्थ्य। ये आपको बेटा देगा क्वेश्चन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूले की बात करूं बेटा मैं, आयतन सामर्थ्य इज इक्वल टू 5.6 गुणा नॉर्मलता। बेटा ये नॉर्मलता क्या होती है, इसे कैपिटल N से बताते हैं। ये अभी अपन आज आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे, जहां पे नॉर्मलता मूलरता की बात की जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है इधर। आयतन सामर्थ्य इज इक्वल टू 11.2 गुणा मूलरता। मूलरता को बताते हैं कैपिटल M। और साथ में आपको एक पॉइंट और याद होना चाहिए, याद रखें क्या, H2O2 हेतु यहां N फैक्टर इज इक्वल टू 2 है। N फैक्टर क्या होता है, अपन ने तुल्यांकी सिद्धांत में बात की है। अभिक्रिया की बात करें तो एक अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। समझ में आ गई बात बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारे को कुछ फॉर्मूलाज मिले, जो फॉर्मूलाज बेटा आपको ध्यान रखने हैं। चलो क्या आगे बेटा, ये अपना आयतन सामर्थ्य का छोटा सा टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको परिभाषा बताई। परिभाषा की यदि अपन बात करें तो परिभाषा क्या बोलती है, एक बार ध्यान रखें। आयतन सामर्थ्य अर्थात 1 लीटर या 1 ml H2O2 के विघटन से NTP पर प्राप्त O2 का आयतन, जो ml में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा कि H2O2 का आयतन किस में है। समझ में आती है बात। आयतन सामर्थ्य को VS वॉल्यूम स्ट्रेंथ से भी बता सकते हैं। H2O2 के लिए N फैक्टर 2 होता है, ये याद रखना है। इसके बाद हमारे पास इसके 3 फॉर्मूले मिले। आयतन सामर्थ्य इज इक्वल टू 56/17 गुणा प्रतिशत सामर्थ्य, या 5.6 गुणा नॉर्मलता, या 11.2 गुणा मूलरता। ये फॉर्मूलाज आपको बेटा याद होने चाहिए। समझ में आती है बात बेटा। चलो आगे, इसमें बेटा अब अपन थोड़ी सी आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बेटा आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। बेटा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का आकलन, N2 का आकलन। नाइट्रोजन के आकलन की बात कर रहे हैं बेटा। बेटा आपके पास टॉपिक दे रखा है, ये आपकी शीट में लास्ट टॉपिक नंबर 14 दे रखा है। बेटा एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें बेटा आपको अलग अलग विधियां दे रखी हैं, जिसमें ड्यूमा विधि भी दे रखी है, जलडाल विधि भी दे रखी है। ऐसे ही आगे हेलोजन के लिए, सल्फर के लिए कैरियस विधि भी दे रखी है। बेटा ये टॉपिक अपने सिलेबस में इतना आता नहीं है। दूसरी बात, इतना इसमें से पूछा नहीं जाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं पूछा जाता। तो बेटा इस टॉपिक में जो पूछा जाता है या जो अपने सिलेबस में है, अपन केवल उसकी बात करेंगे। और अपने सिलेबस में बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन का आकलन है, अर्थात जिसे अपन ड्यूमा विधि
और जेल्डाल विधि से देखेंगे। बाकी में भी आप बेटा फॉर्मूलाज याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद रखने में बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा नाइट्रोजन का जो आकलन किया जाएगा वो अपन दो विधि से करेंगे। कौन कौन सी विधि होंगी पहले उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट आएगी बेटा आपके पास ड्यूमा विधि। कौन सी विधि आएगी बेटा? ड्यूमा विधि। सेकंड बात करें बेटा, सेकंड आएगी आपके पास जेल्डाल विधि। फर्स्ट तो है ड्यूमा विधि, सेकंड है जेल्डाल विधि। बेटा ड्यूमा विधि में भी अपन दो तरीके से फॉर्मूलों की बात करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूलों की बात करेंगे देखिएगा। जब N2 का NTP पर आयतन दिया गया हो, सेकंड जब N2 का NTP पर आयतन नहीं दिया गया। इस तरीके से बेटा अपन दो विधियों की बात करेंगे जिसकी सहायता से हम नाइट्रोजन का आकलन करेंगे। समझ में आती है बात? इसमें थ्योरी वगैरह कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपको डायरेक्ट बेटा इसमें सूत्र याद रखना है और मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आती है बात बेटा? पक्का रफ करो इसको। तो बेटा अब अपन इसमें आगे देखते हैं। देखें, एक एक विधि की बात करेंगे। तो फर्स्ट ड्यूमा विधि, इसके फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं। जब N2 का NTP पर आयतन दिया गया हो, जब N2 का NTP पर आयतन दिया गया हो तब हम बेटा नाइट्रोजन का प्रतिशत देखना चाह रहे हैं। जो भी हमारे पास यौगिक है उसमें प्रतिशत कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने क्या बोला बेटा? नाइट्रोजन का प्रतिशत। अब बेटा जो प्रतिशत का फॉर्मूला होगा अपन उसकी बात करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा देखिएगा, 28/22.4 गुणा 28/22.4 गुणा N2 का NTP पर लीटर में आयतन गुणा 100 बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। समझ में आती है बात बेटा? तो ये फिक्स फॉर्मूला है जिसकी सहायता से अपन जब नाइट्रोजन का आयतन दिया गया हो तब हम बेटा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? बोलो जी। तो इस तरीके से बेटा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी क्या थ्योरी है, क्या है, इसमें अपन को जाना नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में ये टॉपिक इतना डिटेल में है ही नहीं। अपन को केवल उसमें भी नाइट्रोजन का देखना है क्योंकि कभी कभार बाई चांस पूछने का चांस बन जाए तो ड्यूमा विधि या जेल्डाल विधि में पूछा जाएगा, जो मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको वीडियोस में आ रहा है वो आप अच्छे से कर लो, वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से कर लो बेटा, बहुत सफिशिएंट। समझ में आ गई बात? समझ गए? टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन मेरे लिए छोड़ दो। पक्का? बढ़िया साहब, करूँ रफ इसको। तो बेटा ये ड्यूमा विधि में अपन ने पहला मेथड देखा, क्या? जब आयतन दिया गया हो तो फॉर्मूला क्या होगा। बेटा नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, रफ करूं इसको। बेटा सेकंड देख रहे हैं ड्यूमा विधि में ही। जब N2 का NTP पर आयतन नहीं दिया गया हो, समझ में आ गई बात बेटा? तो इसमें देखते हैं अपन नाइट्रोजन का प्रतिशत इज इक्वल टू, देखिएगा बेटा, पीवी बटा आरटी गुणा 28 गुणा 100 बटा
कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। समझ में आ गई बात? हमारे पास क्या फॉर्मूला आया? जब एनटीपी पर आयतन नहीं दिया गया है तब नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा? पीवी बटा आरटी गुणा 28 गुणा 100 बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे बात करें आगे। तो बेटा ये ड्यूमा विधि के फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने हैं। कहां से आए, क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है बेटा। सेकंड बात करते हैं अपन। ड्यूमा विधि हो गई। ड्यूमा विधि के बाद आगे बात करते हैं बेटा। पहली ड्यूमा विधि थी। दूसरी विधि है बेटा जेल्डाल विधि। कौन सी विधि है बेटा? जेल्डाल विधि। बेटा इस विधि की बात करते हैं, ये क्या होता है, इसके एक दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी बात करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, यह विधि उन कार्बनिक यौगिकों हेतु उपयोगी है जिनमें नाइट्रोजन कार्बन तथा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो। जिनमें नाइट्रोजन कार्बन तथा हाइड्रोजन से जुड़ा हो। सेकंड पॉइंट, यह उन कार्बनिक यौगिकों के लिए उपयोगी नहीं है जिनमें एजो या एजॉक्सी समूह उपस्थित हो। बेटा एजो एजॉक्सी क्या होता है, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, नहीं तो अपने पास आगे और आएगा, वहां पे बेटा अपन देखेंगे। समझ में आती है क्या बात? तो बेटा ये तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था जो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब अपन बेटा जेल्डाल विधि के लिए भी फॉर्मूले की बात करेंगे। अपन ने थ्योरी देखी कि थ्योरी इसकी क्या बोलती है। समझ में आती है बात बेटा? अब बेटा अपन आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कि जेल्डाल विधि का फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए? नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालने के लिए। तो बेटा इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिएगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत इज इक्वल टू 1.4 गुणा मानक अम्ल की नॉर्मलता। बेटा नॉर्मलता भी अपने पास आएगा, पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे सांद्रता पदों में कि नॉर्मलता मोलरता क्या होती है, इनटू प्रयुक्त अम्ल का आयतन। और ये आयतन किसमें होना चाहिए बेटा? ml में होना चाहिए, बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपने पास क्या फॉर्मूला आया? नाइट्रोजन का प्रतिशत इज इक्वल टू 1.4 गुणा मानक अम्ल की नॉर्मलता गुणा प्रयुक्त अम्ल का आयतन ml में बटा
कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान, जो कि बेटा किसमें लेना है आप लोगों को, ग्राम में लेना है। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। अब बेटा अपन ने जो नाइट्रोजन का आकलन देखा, किस विधि से देखा अपन ने, ड्यूमा विधि से देखा और अपन ने जेल्डाल विधि से देखा। तो इन दोनों के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि इनके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। इस टॉपिक में बेटा आगे आपको कैरियस विधि दे रखी है, हेलोजन और सल्फर, उनके डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है तो रख सकते हो, बाकी अपने सिलेबस में अभी वो नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? रेयर टू रेयर ये पूछी जाती है, ड्यूमा और जेल्डाल ये भी हमेशा नहीं पूछी जाती, इसलिए बेटा आपको वो नहीं बताया है। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा अपन इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो बेटा इनके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जो आपको दिए गए हैं आपके बुकलेट में। बेटा देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 161 एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 161 देखिएगा क्या बोल रहा है। कार्बनिक यौगिक का 0.3 ग्राम 300 केल्विन ताप तथा 715 mm दाब पर ड्यूमा विधि में 50 ml नाइट्रोजन को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, तब इस यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि जलीय तनाव 300 केल्विन ताप पर 15 mm है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो देखिए बेटा क्या क्या दिया है आपको। आपको बेटा पहले चीजें लिख लेते हैं जो दिया है। कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान दिया है बेटा 0.3 ग्राम दिया है बेटा। इसके बाद बेटा ताप दिया है आपको 300 केल्विन। बेटा आयतन दिया है आपको, कितना दे रहा है देखो, आयतन दिया है बेटा 50 ml। इसको लीटर में बदलूं 50 गुणा 10 की घात -3 लीटर आएगा बेटा। सही बात है। इसके बाद बेटा दाब की बात करें तो बेटा जो दाब होगा 715 दाब पर, तो 715 mm ऑफ Hg दाब पर तो ये काम किया गया है, लेकिन बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि तनाव कितना है, 15 mm का है। तो बेटा टोटल नेट दाब कितना बचेगा अपने पास काम में आने वाला दाब, तो अपन ने लिख दिया कुल दाब। तो 715 तो काम में लिया है, 15 जल का है, तो बचा हुआ कितना हुआ बेटा 700 mm ऑफ Hg। समझ में आई बात बेटा? और mm ऑफ Hg को मुझे ATM में बदलना है, तो याद रखें कल आपको एक चीज बताई थी, देखो क्या, चूंकि एक ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है। बोलो सही बात है क्या? एक ATM बराबर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। तो बेटा मैं इस आधार पे क्या बोल सकता हूं कि ये जो है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 700 बटा 760 ATM में बदलने के लिए अपन ने क्या कर रखा है बेटा, अपन ने 760 का भाग लगा दिया। R का मान हमको पता है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर प्रति मोल केल्विन। ये याद रखना आपको, नियतांक होता है गैस नियतांक। बेटा अब अपन अपने फॉर्मूले की बात करें तो बेटा क्या होता है देखिएगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत इज इक्वल टू पीवी बटा आरटी गुणा 28 गुणा 100 बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। यही फॉर्मूला है क्या बेटा? तो ये फॉर्मूला है, तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं बेटा। देखिएगा कितना है दाब, एटीएम में लेना है,
700 बटे 760, आयतन कितना है 50 ml, 50 गुणा 10 की घात -3 बटा RT 0.0821, ताप 300 केल्विन इंटू 28 इंटू 100 बटा, बेटा ये अंश है जो अभी तक अपन ने लिखा है, समझ में आती है बात, बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान, वो कितना दे रखा है आपको 0.3, यही दे रखा है क्या बेटा। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में अपन टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि अपन को और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखेंगे तभी प्रैक्टिस होगी, बोलो सही बात है क्या बेटा। तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा बेटा, सॉल्व करने पे आएगा 17.46%, सॉल्व करके देख लेना, ये बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सॉल्व करने, वैल्यूज वगैरह रख दी है, सारी चीजें समझा दी है, एक बार दोबारा सुन लो। आपको बोला है बेटा एक कार्बनिक यौगिक जिसका द्रव्यमान 0.3 ग्राम है, जो कि 300 केल्विन ताप तथा 715 mm ऑफ Hg दाब पर 50 ml आयतन नाइट्रोजन का एकत्रित करता है, तब इस यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि जल का तनाव या जल का वाष्प दाब 15 mm ऑफ Hg है। तो बेटा जल का है, वैसे 715 था, इसमें 15 तो जल का ही है, तो हमारे काम में आने वाला नाइट्रोजन के लिए कितना है 715 माइनस 15, 700 mm ऑफ Hg है। इसमें बेटा अपन ने क्या किया, इसे ATM में बदला, R का मान हमें पता है, गैस नियतांक का मान ये होता है, आयतन को हमने लीटर में बदला, ताप केल्विन में ही चाहिए, केल्विन में दिया है, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान डायरेक्ट दिया। तो बेटा इन सब वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया तो हमको डायरेक्ट बेटा आंसर कितना मिला 17.46% आंसर। समझ में आती है बात बेटा, चलो आगे पक्का। तो बेटा ये अपने पास किसकी विधि थी, ड्यूमा विधि के अनुसार अपन ने काम किया। क्लियर हो गई बात बेटा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें आयतन तो दिया गया है, फिर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, बेटा वो आयतन एनटीपी पर दिया गया हो लीटर में, तब बात करते हैं उस फॉर्मूले की। यहाँ पे आयतन एनटीपी पर दिया गया नहीं है, यहाँ पे तो इतना आयतन एकत्रित हुआ है, फर्क समझे दोनों चीजों में। भाई ड्यूमा विधि में मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखा है, जब आयतन दिया गया हो और जब आयतन नहीं दिया गया हो। तो आयतन नहीं दिया गया हो तब ये फॉर्मूला है, तो कंफ्यूज नहीं हो कि सर ये आयतन दे रखा है, बेटा ये आयतन वो नहीं है, याद रखें ये तो आयतन एकत्रित हुआ है। और उसमें क्या लिखवाया था मैंने ड्यूमा विधि के फर्स्ट मेथड में, जब आयतन एनटीपी पर दिया गया हो। समझ में आती है बात बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, अपन इसमें और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको लिखा रहने दो क्या, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, देखते हैं बेटा, ये भी लिखा रहने दो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा एक्सरसाइज 1 में ही और क्वेश्चन देखते हैं कोई। बेटा ये देख लो आप, एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए डन। इसमें बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, 4th स्टेज में है बेटा सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 11 ड्यूमा विधि का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, 300 केल्विन ताप तथा 715 mm ऑफ Hg दाब पर एक कार्बनिक यौगिक के 35.35 ग्राम से 55 ml नाइट्रोजन मिलती है, तब नाइट्रोजन का प्रतिशत ड्यूमा विधि से ज्ञात करें। ठीक है बेटा, इसमें भी वही दिया है, जल का तनाव 15 mm ऑफ Hg। तो बेटा आज हम बात करें तो हमारे को दिया है कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा 0.35 ग्राम, ताप दिया है बेटा 300 केल्विन, आयतन दिया है बेटा 55 ml, ml का मतलब 55 गुणा 10 की घात -3 लीटर। बोलो लिख सकता हूं बेटा। बेटा दाब की बात करूं, वही 715 दाब था, 15 जिसमें जल का दाब है, तो मैंने इनको माइनस कर दिया, तो ये आया अपने पास 700 mm ऑफ Hg। इसको बेटा मैं एटमॉस्फेयर में बदलूं तो आपको पता है 760 का भाग लगा देंगे, अभी सिखाया था आपको, क्योंकि 1 atm बराबर कितना होता है
760 mm ऑफ Hg होता है। समझ में आती है बात बेटा? ये आर का मान दे रखा है, तो ड्यूमा विधि के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो नाइट्रोजन का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? नाइट्रोजन प्रतिशत इज इक्वल टू ये, सही बात है बेटा। यहाँ पे बेटा अपन वैल्यूज पुट करें तो देखिएगा, देखिए एक बार, P कितना है आपके पास? 700/760, सही बात है। आगे देखते हैं, V कितना है आपके पास? 55 ml, 55 गुणा 10 की घात -3 गुणा 28 गुणा 100 बटा RT 0.0821 गुणा 300, ये लिख दिया। ये सब तो बेटा अपना बना अंश। अब बात करते हैं हर की। हर में क्या आएगा? कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। बेटा जैसे ही आप इसको रख के सॉल्व करोगे तो ये बेटा सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आना चाहिए? बेटा लगभग 16.45% आएगा। देख लीजिए बेटा, देखिए यही आ रहा है क्या? ये सॉल्व आपको करके देखना है, आंसर आएगा यदि कैलकुलेशन सही करोगे तो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। डन बेटा। बेटा ये कि यही क्वेश्चन आपको उदाहरण नंबर 52 में भी दे रखा है, आप उदाहरण नंबर 52 चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 11 भी है एक्सरसाइज 4 का, और अपन क्या कह सकते हैं, सेम क्या है इसमें? सेम है बेटा ये उदाहरण नंबर 52। तो बेटा इससे आपके 2 क्वेश्चन हो गए, उदाहरण नंबर 52 भी हो गया, स्टेज 4 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। समझ में आ गई बात बेटा? तो ड्यूमा विधि में डायरेक्ट हमको क्या करना है? फॉर्मूला देख के वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा अब अपन आगे देखते हैं, और इसमें रफ करूं बेटा इसको? हाँ जी, रफ करूं बेटा? रफ करता हूं इसको। आगे और क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। जेल्डाल विधि के भी देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल के भी करवा दिए हैं, तो बाकी बचे हुए हैं उनको आप ट्राई करें। और कैरियस विधि है, इनमें आप ज्यादा सोचे नहीं, फॉर्मूला रख लें, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए आपको इतना सोचना नहीं है, क्योंकि वो बेटा इतना इंपॉर्टेंट और अपना सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना बेटा? ओके। और बाकी आपको इतना सब कुछ क्वेश्चन वगैरह करा दिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप 11th क्लास में हो, मैंने आपको टारगेट के लायक करवा दिया है। तो टारगेट के बच्चे जैसे नीट का पेपर आए ना अभी, और जो जो चैप्टर 11th के हैं उनके क्वेश्चंस करके देख लेना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं बैठा हूं ना, दिक्कत आएगी। समझते हो ना बात? चले आगे देखते हैं बेटा। देखे आगे एक और क्वेश्चन, चले आगे देखें। तो रुको एक बार, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 162 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 162 को देखो क्या बोलता है। 162 बोल रहा है, जेल्डाल विधि के द्वारा एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। कब? जब 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक द्वारा अमोनिया उत्सर्जित होती है, जिसमें नाइट्रोजन कितना उदासीनीकृत हो रहा है बेटा? 10 ml 1 m। बेटा ये मोलरता की बात की है, ये आपको बेटा इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। इसके लिए बेटा अपन बात करेंगे क्या क्या बात कर रहा है। तो देखिएगा बेटा, हमको दिया है कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 162 है एक्सरसाइज 1 में, जेल्डाल विधि वाला। आपको दिया है 0.5 ग्राम। उसके बाद बेटा आपको क्या क्या दिया है? H2SO4 हेतु बेटा मोलरता दी है कितनी? 1। आयतन दिया है कितना? 10 ml। डन बेटा। उसके बाद बेटा अपन बात करें, बस यही चीजें दी है। और जेल्डाल विधि से बेटा हमको क्या देखना है? नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है। तो बेटा पहले मैं इसमें जेल्डाल विधि द्वारा फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या होता है तो देखिएगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत। बेटा ये जो प्रतिशत बात कर रहे हैं, कौन सी विधि में बात कर रहे हैं ध्यान रखें। अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, जेल्डाल विधि की बात कर रहे हैं।
कौन सी विधि की बात कर रहे हैं बेटा? जेल्डाल विधि। पहले अपन ने जो 2 क्वेश्चन किए वो कौन से थे? ड्यूमा विधि थी। बेटा इधर नाइट्रोजन का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, 1.4 गुणा मानक अम्ल की नॉर्मलता, मानक अम्ल की नॉर्मलता। बेटा ये नॉर्मलता में कंफ्यूज ना हो, जस्ट इसके बाद वाला जो लेक्चर आपके पास आएगा उसमें अपन एक टॉपिक करेंगे सांद्रता पद, जिसमें मूलरता, नॉर्मलता, भार भार प्रतिशत, पीपीएम, मोल भिन्न सब पढ़ेंगे, तो वो बेटा वहां देख लेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं, वो मैं कर पाऊंगा। नॉर्मलता इनटू प्रयुक्त अम्ल का आयतन, और बेटा ये आयतन किसमें होना चाहिए? ml में होना चाहिए, बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा इस केस में अपन बात कर रहे हैं कि सॉल्व कैसे होगा, तो देखिएगा बेटा H2SO4 के लिए मोलरता दी हुई है, मोलरता को कैपिटल M से बताते हैं। तो एक रिलेशन अभी आप याद रखें, बाद में आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। नॉर्मलता जो कैपिटल N से बताते हैं वो क्या होती है? मोलरता इनटू N फैक्टर। बेटा ये एक फॉर्मूला होता है जो अभी आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमें पता लग जाएगा कहां पे काम में आया है। डन बेटा? बेटा याद रखें H2SO4 हेतु, ये मैं आपको पहले भी बता के आया हूं, N फैक्टर कितना होता है? 2। N फैक्टर मतलब त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, या कुल धनायन या कुल ऋणायन। तो H2SO4 को तोड़ोगे तो बेटा टूटने पे क्या आता है? ये 2H प्लस SO4 माइनस 2। बेटा यहां से कितने धनायन हो गए? 2। ऋणायन कितने हो गए? 2। तो N फैक्टर क्या आएगा? 2। या तो धनायन ले लो या ऋणायन ले लो, चिन्ह से मतलब है नहीं, केवल वैल्यू से मतलब होता है बेटा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हुआ? मोलरता गुणा N फैक्टर। ये तो हुआ मोलरता गुणा N फैक्टर। अब बेटा यहां देखो, मोलरता आपको दी है 1, नॉर्मल N फैक्टर कितना है? 2, तो नॉर्मलता कितनी मिल गई हमको? 2। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 1.4 गुणा 2 गुणा आयतन ml में ही लेना है, कितना आएगा? 10 बटा यौगिक का द्रव्यमान 0.5। समझ में आती है बात बेटा? इधर से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा पॉइंट से पॉइंट गया, 5 दूना 10 हुआ, और यहां से कितना आ जाएगा? 14 चौकू 56% नाइट्रोजन उपस्थित होगी। अर्थात बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 162 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जेल्डाल विधि से यदि हम नाइट्रोजन का प्रतिशत देखें तो बेटा ये कितना प्रतिशत आ रहा है आपके पास? 56% आंसर आ रहा है। समझ में आती है क्या बात बेटा? बोलो जी। डन बेटा? तो ये हमने बेटा जेल्डाल विधि देखी और ड्यूमा विधि देखी। इसके एक आधे क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए बेटा। बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं, इसको रफ करो। ये फॉर्मूला तो लिखा रहने देते हैं, इससे बार बार हमारे को परेशानी नहीं होगी। बेटा आपका एक्सरसाइज 4 में, स्टेज 4 में सेक्शन ए में बेटा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19, इसकी बात कर रहा हूं। जेल्डाल विधि में नाइट्रोजन के आकलन में एक मिट्टी के नमूने में 0.75 ग्राम सैंपल से, ये कितना दे दिया आपको? 0.75 ग्राम। डन बेटा? वही H2SO4 की मोलरता दे दी 1, आयतन दे दिया 10 ml। तब आपको नाइट्रोजन का इसमें प्रतिशत निकालना है। तो बेटा वही तरीका अपना, H2SO4 के लिए N फैक्टर 2, मोलरता 1 दे दी,
n फैक्टर 2 है तो नॉर्मलता कितनी आएगी, 2 आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n फैक्टर। कैसे आया अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी। H2SO4 के लिए n फैक्टर 2 है, ये हमको पता है। बेटा जेल्डाल विधि की बात करूं तो जेल्डाल विधि जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करने का, तो वो बेटा मैंने आपको बता दिया 1.4 गुणा मानक अम्ल की नॉर्मलता गुणा प्रयुक्त अम्ल का आयतन जो कि ml में होगा बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। बेटा इसकी अपन वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करें, देखते हैं। देखें एक बार, पानी पी लें। तो बेटा वैल्यूज रख के इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो देखिएगा 1.4 गुणा मानक अम्ल की नॉर्मलता 2 गुणा आयतन 10 ml में ही लेना है बेटा, ये चीज ध्यान रखें भाई, इसलिए लीटर में नहीं बदला है। जबकि ड्यूमा विधि में किसमें था बेटा, लीटर में था। समझ में आती है बात। बटा कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना है 0.75। सही बात है बेटा। तो बेटा अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा बेटा। एक बार दोबारा लिख लेता हूं, इसे काटा पीटी करूं तो मिक्स ना हो। बेटा 1.10 आया, 1 पॉइंट गया 100 आया। सही बात है बेटा। बेटा 0 से 0 गया, जा सकता है। अब बेटा देखो 25 30 75, 25 चौकू 100, काटा पीटी बेटा आपको देखनी पड़ेगी। तो बेटा कितना हो गया 4 दूना 8, 8 इंटू 14, तो बेटा कितना होगा 8 इंटू 14, बेटा 8 इंटू 14 हो जाएगा आपका 14 पंजे 70, 14 चिन 84, 14 सते 98, 14 इंटी 112। सही बात है। 112 बटा 3, इसको सॉल्व करें तो बेटा 3 तिया 9। सही बात है। 2 हासिल गई 22, 3 सते 21, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो बेटा 37.33% आ रहा है। 37.33% नाइट्रोजन उपस्थित है यदि अपन इस क्वेश्चन में बात करें तो अपना बेटा एक्सरसाइज 4 में सेक्शन ए में 19वें क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका 37.33%। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात, पक्का। चले आगे। तो बेटा इस तरीके से अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने H2O2 के आयतन सामर्थ्य देखी। एक बार रिवाइंड करा देता हूं, क्या होती है कि 1 ml या 1 लीटर H2O2 के विघटन से एनटीपी पर कितने ml या कितने लीटर O2 मिल रही है। समझ में आती है बात। उसके 3 फॉर्मूले बताए थे। उसके बाद बेटा अपन ने बात की थी किसकी, ड्यूमा विधि की और जेल्डाल विधि की। ड्यूमा विधि की बेटा मैं बात करूं तो आपको पता है ड्यूमा विधि में 2 फॉर्मूले हैं, जब आयतन एनटीपी पर दिया गया हो और आयतन एनटीपी पर नहीं दिया गया हो। उसके बाद बेटा अपन ने बात की जेल्डाल विधि। जेल्डाल विधि में एक ही फॉर्मूला है, इसमें याद रखने की बात क्या है, अम्ल का जो आयतन है वो आपको किस में लेना है बेटा, ml में लेना है। ये नहीं भूले, ये भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आती है बात बेटा। तो इस तरीके से बेटा अपन ने बात की कार्बनिक यौगिक के लिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है तो हम किस तरीके से ये प्रतिशत निकाल सकते हैं। समझ में आती है बात। अब बेटा अपन अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सांद्रता पद की, कि सांद्रता विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, उनकी सांद्रता कैसे निकाली जाती है, उनकी बात करेंगे। जो हमने मोलरता और नॉर्मलता की बात कर रही है, ये सारी टर्म्स अभी अपने जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी कि किस तरीके से हम इनको बेटा सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। बेटा टेंशन नहीं करनी है, ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया। समझ में आती है बात। बाकी सब बढ़िया। चले आगे। तो बेटा आज के लिए बहुत है, बाकी अपन बात करेंगे कब, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे हो रही। ओके बेटा। तो बेटा पढ़ना जरूर है, मॉड्यूल जरूर सॉल्व करके देखना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, थैंक यू।